नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि वर्कशीट के माध्यम से हमारे चैनल की ये पढ़ाई आपको पसंद आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी वर्कशीट नंबर 22 ये है क्लास 9 के हिंदी की अपठित गद्यांश की वर्कशीट। यहाँ एक कविता दिया हुआ है जिसे कि हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस कविता में प्रकृति से संबंधित बातें बताई गई हैं और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि ने एक स्वच्छ निर्मल हृदय से उसके मन में जो भी बातें प्रकृति के लिए आई हैं उन सब बातों की चर्चा इसमें की है और यह प्रकृति को एक मानव मानकर कोई भी जब किसी सोच में खोता है तो वह इमेजिन करता है, सोचता है कि उसके जगह पर मैं हूं। जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हो तो बहुत लोगों को देखा जाता है कि कोई भावुक सीन आता है तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं फिल्म देखते देखते। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिल्म की किसी लीड रोल में वो अपने आप को महसूस करता है कि उसमें मैं हूं और उसकी जगह पर मैं हूं, तो वह दुख उसको भी अनुभव होता है। तो उसी तरह से कवि कविता तभी लिख पाता है जब वह प्राकृतिक सुंदर दृश्यों के बीच अपने आप को भी खड़ा करता है और पहाड़, नदी, झरना, तालाब, पेड़ पौधे, पशु पक्षी में से कोई एक बनकर इमेजिन करता है। तब जाकर उस प्रकृति की सुंदरता को वह अपने लेखनी के माध्यम से लिख पाता है। कवि ने भी यही किया है। वह भी इन झरना, इन प्रकृति की सुंदरता में खोकर इस प्रकृति का मानवीकरण अलंकार करते हुए एक कविता की रचना की है। तो प्यारे बच्चों, बचपन से ही हमें प्रकृति के चांद, तारे, फूल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों आदि से बहुत लगाव होता है। हमें महसूस होता है कि चांद हमारे साथ दौड़ रहा है, कोयल हमारे साथ सुर बिठा रही है और बादल तरह तरह के मुंह बनाकर हमें चिढ़ा रहे हैं। ऐसा बचपन में लगता था। और हम लोग जब बगीचे में जाते थे और कोयल कूकती थी तो हम भी उसके साथ कूकते थे और वह हमारे कूक का जवाब अपने कूक से देती थी, मतलब सुर में सुर मिलाती थी। इस तरह की बातें हमने की है और अधिकांशतः बच्चे करते हैं। बादल को देखिए तो लगेगा कि वह तरह तरह की आकृति बनाए हुए है। कभी लगेगा कि पाकिस्तान का नक्शा बनाया, कभी लगेगा भारत का मैप बनाया है, कभी लगेगा कि वो अमेरिका का मैप बनाया है, कभी लगेगा पूरे विश्व का मैप बनाया है। तो इस तरह से उसके आकार बदलते रहते हैं। इसी तरह से कोई भी कवि जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि निर्जीव चीजें भी बहुत कुछ कह रही हैं। वैसे कवि की जो पारखी नजर होती है वह काफी तेज होती है। कहा जाता है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। जहां न जाए रवि का मतलब हुआ जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती हैं। रवि मतलब सूरज होता है। जहां सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जिस जगह पर सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं, उस जगह पर कवि पहुंच जाता है और वैसी जगहों की व्याख्या करता है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं हो। तो उसी तरह से कवि निर्जीव चीजों को भी सजीव मानकर कविता कहता है और वह कविता लिखने लगता है। ऐसी ही कविता को पढ़िए, आनंद लीजिए और समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने इन प्राकृतिक चीजों को मानव समझकर इसका वर्णन किया है। तो चलिए इनको पढ़कर आनंद लेते हैं। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई हैं, यह हरी घाटी हवा से बात करके लहलहाने रह गई है। मतलब कह रहा है कि यह हरी घाटी, यह जंगल नदी की बात सुनकर, मतलब नदी की जो कल्लोल की आवाज होती है, झरझर झरझर झरनों की जो आवाज होती है, उस आवाज को सुनकर चहचहाने लगी है, बोलने लगी है। झर रहे हैं झरने हंसी के, उड़ रहे तूफान में स्वर। झरनों के स्वर तूफान में उड़ रहे हैं और झरने ऐसा लग रहा है जैसे हंस रहे हों, खिलखिला रहे हों। आपने कभी झरना देखा होगा जिसमें कलकल कलकल पानी बहता है, तो बहुत ही सुंदर उसका आवाज होता है और शांत वातावरण में तो पूछिए मत, वो आपके मन को मोह लेगा। रेशमी दुकुल जैसे, रेशमी पतले कपड़ों जैसे बादलों के चिर नभ पर, बादलों के चिर मतलब कपड़ा होता है, नभ पर आसमान में फैले हुए हैं और धरती रात रानी को सजाने लग गई है। और आने वाली रात को धरती सजाने लग गई है अपने पेड़ पौधों से, अपने पहाड़ों से, नदियों से, झरनों से।
यह हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लग गई है। और घाटी से जब उसमें के अंदर खिले हुए फूलों के जब सुगंध आते हैं, रात रानी फूल का सुगंध, अगर आप कहीं जंगल में जाएंगे या उन जगहों पर बगीचों में जाएंगे जहां रात रानी लगी हो और चांदनी रात हो और सुंदर दृश्य हो, और जब हवा के झोंकों से रात रानी फूल का सुगंध रात में आता है, तो फिर उस खुशी को तो आप पूछिए मत, बहुत ही अच्छा आनंदित महसूस होता है। तो वह हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लग गई है, महकने लग गई है। गाड़ कर पेड़ों के झंडे, और पेड़ ऐसे गड़े हुए जैसे लगता हो झंडे हों। बज रहे वर्षा के मादल, आंजती बातायनों की चितवनों में साँझ काजल। और ऐसा लगता है कि मादल का अर्थ होता है ढोल या पखावज की तरह का बाजा। तो वर्षा जब गिरता है तो लगता है धम 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 पखावज जैसा बाजा बज रहा है। और जो खिड़कियां हैं वो खिड़कियों पर वातायन मतलब खिड़की होता है, और इसमें सांझ जो है अपनी कालिमा लिए हुए काजल लगा रही है। और बूंदों की मधुर आहट, और वर्षा की बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है। मन करने लगा कि अब हम बारिश में निकलकर भीगे, इस बारिश का आनंद लें। यह हरी घाटी हवा से बात करके गुनगुनाने लग गई है, और यह हरी घाटी हवा से बात करके इस सुंदरता में गुनगुना रही है, गा रही है। अब कुछ शब्द का पिटारा है, कुछ कठिन शब्द हैं यहाँ पर, जैसे दुकुल। दुकुल का मतलब होता है महीन कपड़ा। चीर, चीर मतलब कपड़ा होता है। आपने महाभारत में चीर हरण सुना होगा, कपड़े का हरण, तो वहीं चीर मतलब कपड़ा होता है। मादल ढोल या पखावज की तरह का बाजा होता है। और आंजती मतलब अंजन या काजल लगाना। और वातायन, वातायन का मतलब छोटी खिड़की होती है। तो इस तरह से यहाँ कुछ अब प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है कि हवा से कौन बात कर रहा है। तो हवा से कौन बात कर रहा है? हरी घाटी बात कर रही है। हवा से हरी घाटी बात कर रही है, इसका ख उत्तर होगा। दोनों जगह क लिखा हुआ है लेकिन ख ही लिखा होना चाहिए। और उसका प्रश्न 2 है कि नभ या आकाश पर किस तरह का वस्त्र ढका हुआ है। तो इसका उत्तर ख है, रेशमी दुकुल जैसे बादल ढके हुए हैं। अब प्रश्न 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हैं। 8 प्रश्न दिए हैं, उसके बाद एक गतिविधि भी है। तो इन सबको हम लोग अलग से लिख कर करते हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर लिखने। प्रश्न 3 है कि प्रसन्न होकर झरना क्या कर रहा है। तो इसका उत्तर है झरना प्रसन्न होकर हंस रहा है और पानी के तूफान में स्वर पैदा कर रहा है। उसके बाद प्रश्न 4 है, नदी की बात सुनकर कौन सा चहचहाने लगा। तो नदी की बात सुनकर हरी घाटी चहचहाने लगी। उसके बाद है प्रश्न 5 कि स्वर कहाँ से निकल रहा है। तो उत्तर है स्वर तूफान से निकल रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न 6, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। और धरती डैश पेड़ों के झंडे। तो उपर्युक्त पंक्तियों का भाव है कि धरती पर धीरे धीरे रात छाने लगी तथा हरी घाटी से अब और अधिक महक आ रही है। धरती पर पेड़ झंडे के समान लहराते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कवि कहना चाहता है कि धरती अत्यंत ही सुंदर तथा अद्भुत लग रही है। उसके बाद प्रश्न 7 है कि इस तरह की कविता पढ़ने या लिखने का मन आपका कब करता है। तो जब हमारा मन शांत हो और हम किसी सुंदर शांत वातावरण जहां बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य हो, हरियाली हो, बारिश हो रही हो, तब हमें इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन करता है। प्रश्न 8 है कि निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे नदी, तो नदी का पर्यायवाची दरिया, वाहिनी और तटिनी होता है। हवा, हवा का पर्यायवाची समीर, पवन और वायु होता है। नेक्स्ट है बादल, बादल का पर्यायवाची होता है मेघ, घटा और जलद। और धरती का पर्यायवाची होता है पृथ्वी, धरा और भूमि। उसके बाद प्रश्न 9 है या गतिविधि है कि इस कविता में जिन पंक्तियों में वर्षा का वर्णन है उसे रेखांकित कीजिए। तो वर्षा का वर्णन है, बज रहे वर्षा के मादल और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है। तो बच्चों, इस तरह से आपकी ये वर्कशीट बहुत ही इंस्पायरिंग थी और बहुत ही मज़ेदार भी थी। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।